नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज हम आए हुए हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव खारिया। डॉक्टर गौरव खारिया क्लिनिकल लीड हैं सेंटर फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड सेलुलर थेरेपी के। डॉक्टर गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। डॉक्टर गौरव, सिकल सेल के बारे में मेरे ख्याल से बहुत कम जानकारी है, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि सिकल सेल डिसऑर्डर क्या होता है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल आए और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आए, जो कि मैं समझता हूँ कि एक हमारे देश में अभी भी एक निगलेक्टेड टॉपिक है। जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, आप सबने शायद थैलेसीमिया के बारे में कभी ना कभी सुना होगा कि एक थैलेसीमिया करके बीमारी होती है जिससे कि बच्चों को काफ़ी तकलीफ होती है, उनको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है और अगर वो ना चढ़ाया जाए तो उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। पर आप लोगों ने सिकल सेल के बारे में नहीं सुना होगा। सिकल सेल एनीमिया जो है वो हम उसको थैलेसीमिया का भाई या बहन की तरह कंसिडर करते हैं एज फार एज द डिजीज इज कंसर्न। ये जो बीमारी है, आपको जान के काफ़ी अचंभा होगा कि ये अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो ये थैलेसीमिया से भी ज़्यादा प्रेवेलेंट है। तो दिस इज द कॉमनेस्ट हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली द अवेयरनेस इज वेरी वेरी लेस। जैसा कि आपने पूछा ये क्या चीज़ है, तो ये एक रक्त कोशिकाओं का विकार होता है। जो लाल रक्त कोशिका होती हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, उनका एक विकार होता है जिसमें कि जो कोशिकाएं हैं, जो उनका नॉर्मल शेप होता है, एक तरह से बाइकॉन्केव शेप जो होता है उनका, जिसके कारण वो जो हमारी रक्त ब्लड वेसल्स हैं उनमें बहुत स्मूथली मूव कर सकते हैं उस शेप के चलते, जो नॉर्मल शेप होता है। बट इस विकार में, सिकल सेल डिजीज में, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, सिकल का मतलब होता है हंसिया। तो ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ये हंसिया के शेप की हो जाती हैं और इसके जो दोनों एंड्स हैं वो स्मूथ न होने की बजाय ये पॉइंटेड हो जाते हैं। और जब ये वाली रक्त कोशिकाएं हमारे ब्लड वेसल्स में, बच्चों के ब्लड वेसल्स में, पेशेंट्स के ब्लड वेसल्स में चलती हैं, तो वो ऑनगोइंग डैमेज, जो पॉइंटेड एंड्स हैं वो ब्लड वेसल्स की सरफेस को ऑनगोइंग डैमेज करते रहते हैं। शुरुआती सालों में तो हो सकता है तकलीफ हो ना हो, बट जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है तकलीफ बढ़ती जाती है और जो सिकल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। तो चूंकि ये अनुवांशिक विकार है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों में होता है। जस्ट लाइक थैलेसीमिया, एज आई सेड, we consider both of them together. They are brother and sister diseases. Okay, so yes, it is very common, and unfortunate part is that जो भी होमोजाइगस सिकल के सिम्टोमेटिक बच्चे रहते हैं, सिम्टोमेटिक, हाँ, बहुत सारे बच्चे सारी दुनिया में ऐसे होते हैं जो कि अपना सेकेंड डिकेड भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं लाइफ का। इवन इन द रिसोर्स रिच कंट्रीज, रिसोर्स रिच, आई डोंट से वी आर resource poor, but we are resource limited countries. We need to optimize our resources. But if we talk about resource rich countries like Europe or America, वहाँ पर भी जो नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सिकल सेल डिजीज की, वो 4th डेकेड के बाद नहीं है। रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज में मैं ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी है, हम जिस पार्ट ऑफ कंट्री में रहते हैं वहाँ इसका प्रकोप उतना ज़्यादा नहीं है। बगर आप अगर कुछ स्पेसिफिक एरियाज में जाएंगे, जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, दिस इज वेरी रैम्पेंट, बहुत ही रैम्पेंट है। और उन जगह आप जाके देखिए, इन बच्चों की तकलीफ बेहिसाब तकलीफ है और जो नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सिम्टोमेटिक बच्चों की, वो 2nd डेकेड के बियॉन्ड नहीं है। अच्छा सर, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स बहुत वेरिएबल स्पेक्ट्रम होता है। तो सिकल सेल डिजीज है, कैरियर तो मैंने पहले भी जिक्र किया हमने कि उनमें तकलीफ नहीं होती, उनमें कभी कभार अगर कुछ स्ट्रेसफुल स्टेट्स हैं तभी उनको दिक्कत होती है। बट जो सिकल होमोजाइगस वाले होते हैं, मतलब जिनमें दोनों डिफेक्टिव जीन होते हैं, उनका भी बड़ा वेरिएबल स्पेक्ट्रम रहता है।
बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं जिनको कि सारी ज़िंदगी बस उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम रहता है और कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होती। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको कि 5 या 6 महीने की उम्र से ही, जन्म के 5 या 6 महीने की उम्र से ही शिकायत परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। जो कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन होता है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है जिससे बच्चे मेडिकल अटेंशन में आते हैं, वो बुखार, फीवर, पेनफुल जॉइंट्स। सो उनके जो जॉइंट्स हैं, स्मॉल जॉइंट्स ये जो हैं, ये काफ़ी पेनफुल, रेड, इरिथमेटस, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डिफेक्टिव रेड सेल्स हैं वो इन पतली पतली जो छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे फ्रीली मूव नहीं कर पाते। वो बड़ी ब्लड वेसल्स में तो मूव कर लेते हैं, बट जो छोटी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ उतना उनका मूवमेंट उतना फ्रीली नहीं हो पाता और वो जाके वहाँ क्लॉग कर देते हैं उन ब्लड वेसल्स को, जिससे कि बेहिसाब दर्द और तकलीफ और परेशानी इन बच्चों को होती है। तो कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन फीवर, पेनफुल जॉइंट्स, some patients manifested as infections, frequent infections होते हैं उनको। जॉन्डिस बहुत कॉमन है क्योंकि जो लाल कोशिकाएं हैं, डिफेक्टिव हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मली जो 120 डेज होती है हम में और आप में, वो उतनी नहीं होती। तो बहुत फ्रीक्वेंटली जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूटते हैं और उनके टूटने के चलते बिलिरुबिन बढ़ता है, तो जॉन्डिस होता है इन बच्चों को। अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो चूंकि परसिस्टेंट एनीमिया रहता है, ग्रोथ अफेक्टेड रहती है, ओवरऑल जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होता है और सफरिंग बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि बहुत सीवियर मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं। सीवियर मैनिफेस्टेशंस जो सिकल सेल डिजीज, उसमें हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जिनको हम क्राइसिस बोलते हैं। सिकल क्राइसिस, सो पेनफुल क्राइसिस इज द कॉमनेस्ट, जिसमें कि बच्चों को फ्रीक्वेंटली पेन होता है। इसी तरह से उनको एक स्प्लेनिक क्राइसिस, स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस हम बोलते हैं, जिसमें कि जो तिल्ली होती है वहाँ पर भी जो ब्लड है वो जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, फंस जाता है एक तरह से। तो कुछ समय बाद ये जो बच्चे होते हैं, इनकी जो तिल्ली है वो एक एम्प्टी बैग की तरह काम करती है। उसका कोई फंक्शन नहीं बचता, बट वो जस्ट एम्प्टी बैग रहती है जिसमें कि ब्लड जाके इकट्ठा हो सकता है। और अगर एक साथ शरीर का काफ़ी सारा ब्लड जाके तिल्ली में इकट्ठा हो जाए तो उन बच्चों का हीमोग्लोबिन ड्रास्टिकली ड्रॉप करता है, जो 9-10 के आसपास होता है। वो कुछ बच्चों में ऐसा भी देखा है कि वो 3 और 4 के हीमोग्लोबिन के साथ में हमारे पास में प्रेजेंट किए, एंड इट बिकम्स अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। सो दैट इज वन अदर थिंग। फिर एक होता है एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, चेस्ट क्राइसिस, जिसमें कि बच्चे बहुत सीवियर निमोनिया की तरह प्रेजेंट करते हैं। और दिस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मोर्टेलिटी, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम इन सिम्टोमेटिक किड्स विद सिकल सेल डिजीज। स्ट्रोक बहुत कॉमन मैनिफेस्टेशन है। जो फलिस होता है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, बिकॉज जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमने देखा है कभी, वो जो पुराना, सपोज हम 20-25 साल की कोई एक डायरी निकाल के देखें, उसके पेपर्स बहुत क्रम्पी हो जाते हैं ना। सो ऐसे ही ब्लड वेसल्स का हाल हो जाता है कि ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ क्रोनिक डैमेज, जो ब्लड वेसल्स हैं बहुत फ्राइबल हो जाते हैं। और कोई भी जो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, ब्लड प्रेशर अगर ज़रा सा भी इंक्रीज होता है तो जो ब्लड वेसल्स में बर्स्ट हो जाते हैं, उसके कारण ब्लीडिंग होती है, जिसको कि हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग मैनिफेस्टेशंस होते हैं जो कि हम सिकल सेल के बच्चों में देखते हैं। सर, आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट है जो अवेलेबल है, और मतलब इस डिजीज़ में कितने % चांसेस रहते हैं कि जो है रिकवरी हो जाती है? देखिए, ये किसी भी ऐसे जो क्रोनिक डिजीज होते हैं उनको हम, उनका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। सो we have to focus on preventive strategies more, especially for countries which are resource limited countries. So अगर हम वहाँ पर कुछ प्रयास करेंगे कि जो बच्चे हैं उनमें ये डिफेक्टिव जीन आ ही ना पाए, वो सबसे अच्छा, ऑल्दो इट विल टेक टाइम, 10 साल 20 साल लगेगा, बट हाँ, अगर हम कंटिन्यूस प्रयास करते रहें तो हो सकता है कि 5 से 10 साल बाद, 20 साल के बाद में आने वाली जनरेशन में बच्चों में इसका जो इंसिडेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। उसके लिए क्या ज़रूरी होता है?
कोई भी जो एलिजिबल कपल है मैरिज के लिए, उनको अपना सिकल स्टेटस, जैसे थैलेसीमिया स्टेटस होता है ऐसे ही उनको अपना सिकल स्टेटस पता होना चाहिए। और अगर उनमें से एक सिकल अफेक्टेड है तो प्रेफरेबल ये रहता है कि जो कपल हो, जो ब्राइड या ग्रूम है, वो सिकल अफेक्टेड ना हो। बट इफ बिकॉज ऑफ एनी रीजन दो लोग हैं जो मैरिज करना चाहते हैं और दोनों में डिफेक्टिव जीन है, तो उनको केयरफुल रहना चाहिए बेबी प्लान करते समय, बिकॉज जो रिस्क रहेगा सिकल, होमोजाइगस सिकल होने का वो ज़्यादा रहेगा। तो करीब 9 से 10 हफ्ते प्रेगनेंसी के 10 से 12 हफ्ते के अंतराल पे एक टेस्ट होता है CVS, जिससे अंदाज़ा लगता है कि जो बच्चा है गर्भ में उसको किस प्रकार का सिकल है, सिकल कैरियर है, होमोजाइगस सिकल है या नॉर्मल है। और इस जानकारी के बाद में वो अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना चाहते हैं। तो ये प्रिवेंशन की बात हुई, हाँ, विच इज़ द बेस्ट वे। फिर भी अगर सब प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कुछ बच्चे अगर ऐसे होते हैं जो सिकल प्रभावित होते हैं, काफ़ी सिम्टोमेटिक होते हैं, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन बच्चों को हमें हमेशा इस तरह से एजुकेट करना चाहिए कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, गुड हाइजीन, good hydration, and good nutrition. Okay, so all these three things are very very important. और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो इन बच्चों को हमें रेगुलरली देनी होती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, फोलिक एसिड, मल्टीविटामिन, जिससे कि जो इन्फेक्शंस का रिस्क है वो कम किया जा सके, ब्लड की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जा सके। हम इसके बाद अगर आए तो क्यूरेटिव ऑप्शंस, प्रिवेंशन हमने देख लिया, सपोर्टिव हो गया, और तीसरा एस्पेक्ट होता है क्योर, कि कुछ ऐसे अगर बच्चे हैं जिनको उन सारे प्रिवेंटिव मेजर्स और सपोर्टिव मेजर्स के बावजूद भी काफ़ी तकलीफ है, तो उनका हम क्या कर सकते हैं, उनको हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो उनको मदद करने का सबसे अच्छा तरीका जो अभी अवेलेबल है इस समय पे, उसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण बोलते हैं, जिसमें कि हम जो डिफेक्टिव बोन मैरो है उसको भी रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी अस्थि मज्जा से। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है ये सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें डोनर को कभी भी कोई परमानेंट लॉस नहीं होता, क्योंकि जो भी हम ब्लड से निकालते हैं वो विद इन अ मैटर ऑफ आवर्स वो रिप्लेनिश हो जाता है, क्योंकि बोन मैरो बहुत एक्टिवली उन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। और इसी के चलते जो बोन मैरो डोनेशन के लिए, लिवर और किडनी डोनेशन के लिए एक एज डिसाइडेड है दैट patients less or people less than 18 years can't donate, but bone marrow के लिए ऐसा कोई नहीं है। We have taken kids as young as 6 months also or 8 months also as donor if required. So permanent solution अभी इस समय में सिर्फ एक है, bone marrow transplant, जो कि इंडिया में काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है। काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जो पीडियाट्रिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं और बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट्स ऑफर करते हैं अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के सिकल सेल डिजीज के लिए। थैंक यू डॉक्टर गौरव, आपने अपना समय दिया, बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को पसंद आएगी और उनको इससे फायदा होगा। थैंक यू अशांत जी। सो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर गौरव खारिया को, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि सिकल सेल डिसऑर्डर जो होता है या उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, क्या उसके सिम्टम्स रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए जानकारी लाभदायक होगी, और कभी भी अगर आपको कभी कोई समस्या होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, खुद अपना इलाज शुरू ना करें और ना ही इलाज में देरी करें। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ। धन्यवाद।